नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है सुलगती दुल्हन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जल्दी आइए। बहू की आवाज़ ने रसोई घर में रफ्तार से चलते हुए मेरे हाथों में जैसे ब्रेक लगा दी। मैंने सुमन को आवाज़ दी, सुमन, ओ सुमन। क्या है माँ? उसकी आवाज़ में थोड़ी खींच थी। वह अखबार में सिर दिए शायद कोई दिलचस्प कहानी पढ़ने में मग्न थी। उसको मेरा इस तरह आवाज़ देना अखर गया था। मम्मी आइए जल्दी, ऊपर आइए। एक बार फिर से माधुरी की आवाज़ आई। एक तो यह माधुरी एक पल भी चैन नहीं लेती थी। मैं काम करूं कि ऊपर जाके इस महारानी के नखरे उठाऊं? मैं अंदर ही अंदर भुनभुना रही थी। सुबह के 8 बजे थे। मुझे अभी सुमन और अजय के लिए नाश्ता भी तैयार करना था, टिफ़िन भी पैक करना था। ऊपर जाने का मतलब 15-20 मिनट गए मिट्टी में। मैं बड़बड़ाई, अरे यो सुमन, ऊपर जाकर देख, तेरी भाभी क्यों चिल्ला रही है? मैंने रसोई से बाहर आकर सुमन से कहा। उनका तो रोज़ का काम है, खुद तो कुछ करना नहीं है, कहकर सुमन ने अखबार एक तरफ फेंका और बुरा सा मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। तब तक धड़ धड़ करती हुई माधुरी नीचे ही आ गई थी। मैं कब से आवाज़ दे रही थी, मम्मी ऊपर देखो जाकर, ऊपर आग लग गई है। माधुरी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रहा था। आग? मैं और सुमन के सम्मिलित स्वर आश्चर्य से उछलकर बाहर आ गए। हाथ का काम यूं ही छोड़कर मैं सुमन ऊपर भागे। अजय एक कोने में रखे अखबार के ढेर से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। सुमन जल्दी से बाथरूम से पानी लेकर आई और उसने पूरी बाल्टी उड़ेल दी। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अभी 5 महीने पहले ही अजय की शादी हुई है। तब से लेकर अब तक 4-5 बार घर में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने आसपास मुआयना किया, कोई बिजली का तार या कोई माचिस, लाइटर कुछ दिखाई नहीं दिया। समझ नहीं आया कि यह आग कैसे लगी। तभी मुझे वही 2 आंखें दिखाई दी और अगले ही पल गायब। लगता है हर बार की तरह इस बार भी इस आग लगने के स्रोत का पता नहीं चलेगा। तुम लोगों को अपनी बिजली का तार चेक करवाने चाहिए, माधुरी ने होशियार बनते हुए कहा। मैं, अजय और सुमन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक मुझे सब्जी जलने की गंध आई और मैं फटाफट नीचे उतर गई। खाना बनाते हुए सारे दिन इसी चिंता में थी कि ये बार बार आग क्यों लग रही है। अचानक मुझे वह 2 आंखें याद आ गईं। सिर्फ आंखें, बिना शरीर की आंखें। मेरे शरीर में झुंझुनी सी दौड़ गई। शाम को अजय के आने से पहले मैंने बिजली चेक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाकर सारे घर की बिजली स्विच दुरुस्त करवा दिए और निश्चिंत हो गई। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैं सूखे कपड़े उतारने के लिए छत पर गई थी। जैसे ही नीचे पहुंची, मुझे अपने कमरे में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। सूखे कपड़ों के ढेर सोफे पर फेंककर मैं कमरे में भागी। देखा बिस्तर के साइड में रखी टेबल की किताबें धूं धूं करके जल रही थीं। एक कोने में वही 2 आंखें, बिना शरीर की आंखें। भय से मेरे होंठ से चीख निकल गई। अजय, अजय, कहकर मैंने आवाज़ दी। अजय और माधुरी घबराए हुए नीचे उतर आए। यह देखो, आज फिर यहाँ आग लग गई। अभी परसों ही मैंने सारे घर में बिजली चेक करवाई। समझ नहीं आ रहा है यह हो क्या रहा है, किताबों पर पानी डालते हुए मैंने कहा। उस शाम मेरे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रहकर मुझे वह शाम याद आ रही थी जब उसी कमरे में 2 साल पहले कंचन जलकर मरी थी। कंचन, वो सच में कंचन थी, खरा सोना। जब तक वह थी, मुझे उसने कभी रसोई में झांकने भी नहीं दिया। शादी के 2 दिन बाद ही उसने घर के सारे काम को अपने कमज़ोर कंधों पर एक कुशल गृहिणी की तरह धारण कर लिया था। उस बित्ते भर की लड़की का साहस देखकर कभी कभी मैं दंग रह जाती थी। उन दिनों सुमन के पिताजी भी जीवित थे, इसीलिए घर में आने जाने वाले मेहमानों की आवाजाही लगी रहती थी। कंचन सबका इतना ध्यान रखती, मैंने उसके किसी काम में हाथ बटाने की ज़रूरत नहीं समझी। कभी कभार सुमन उठकर उसका हाथ बटाना चाहती थी तो मैं यह कहकर रोक देती थी, रहने दे, वो कर लेगी, आखिर बहू है।
हमने नहीं किया क्या? हम तो 12-13 लोगों के संयुक्त परिवार को संभालते थे। वे तो 4-5 लोग ही हैं। इतना नहीं करेगी? ऐसी कौन सी वो ऐसे खानदान से आई है जहाँ उसके आसपास 4-5 नौकर घूमते हों? जब भी मैं इस तरह की बातें किया करती, सुमन के पिता मुझे डांट दिया करते थे। परंतु उन दिनों तो मुझ पर कुछ और ही सनक सवार थी। कंचन ने हम लोगों को एक सुगर बहू होने के सारे सबूत दिए थे। वह हम लोगों को एक बेटी की तरह ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी मैं उससे कभी खुश नहीं रहती थी। उसका एक ही कारण था, उसका कम दहेज लाना। वह बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता सुमन के पिता के साथ ही काम करते थे और उन्होंने हमें बता दिया था कि वह दहेज नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ शादी के लिए रजामंद नहीं थी। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी जेठानी से की बहू से ज़्यादा दहेज लाए। मेरी ज़िंदगी का बस यही मकसद था। न जाने मेरी आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं कंचन की सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करती रहती थी और सिर्फ एक ही जो कमी थी उसको हमेशा तूल दिया करती थी। कंचन मेरी सारी बातों को चुपचाप सुना करती थी। आपके एक वादे के चक्कर में सारे खानदान के सामने मेरी नाक कटा कर रखती। मेरी कैसी बेइज्जती हुई है जानते हैं आप? शादी के अगले ही दिन मैंने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि कंचन के पिता ने दहेज देने में शादी के पहले ही असमर्थता जता दी थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ तो दहेज का सामान आएगा। लेकिन यह तो ठनठन गोपाल। कंचन अपने साथ सिर्फ अपने कपड़ों का बक्सा लेकर आ गई थी। परिवारजनों के लिए उपहार स्वरूप कुछ कपड़े और जेवर के रूप में छोटे छोटे कान के बूंदे और एक अंगूठी। ये सब देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बड़ी अच्छी बहू आई है छोटी तेरी, सारा घर भर दिया बहू ने। मुंह दिखाई के वक्त जेठानी के कहे इन शब्दों ने मेरे कान में उबलता हुआ तेल डाल दिया। मेरे गुस्से का पारावार न रहा। जेठानी के साथ आई उनकी बहू के चेहरे पर जो दर्प था और आस पड़ोस की औरतों के चेहरे पर जो व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, उसने आग में घी का काम कर दिया। इतने लोगों के बीच में मैं जेठानी को जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन वह गुस्सा मेरे अंदर था। वह धीरे धीरे पहाड़ का रूप लेता रहा। यह सारा पहाड़ जितना खोदो उतना ही बढ़ता जा रहा था और यह गुस्सा मैंने कंचन पर निकालना शुरू कर दिया था। उसने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन कई बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। 1-2 बार अजय ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, तो मैंने उसको बहू का पिछलग्गू, जोरू का गुलाम इत्यादि विभूषण से सम्मानित करके चुप करा दिया। अब मेरे और कंचन के बीच बोलने वाला कोई नहीं था। मैं उसको जितना परेशान कर सकती थी करती थी। सोचती कितना अच्छा होता कि मैं माधुरी से शादी कराती। माधुरी अमीर घर की लड़की थी और उसके पिता शादी में काफ़ी पैसा खर्च करने वाले थे। यह रिश्ता मेरे भाई ने मुझे बताया था, परंतु सुमन के पिता को मेरे मायके से सुझाया हुआ कोई सुझाव आज तक समझ नहीं आया था। उन्होंने मुझे समझाया था, रिश्ता अपने बराबर के लोगों से होता है सुमन की माँ। हम मध्य वर्गीय लोग हैं। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए तुम ये दहेज लेना चाहती हो। सिर्फ दहेज के लिए नहीं, अपने अजय को भी माधुरी पसंद है। हाँ, पसंद क्यों नहीं होगी? आखिर माधुरी का पापा दहेज में अजय को गाड़ी जो देने वाला है, सुमन के पिता ने कहा। माधुरी के पिता ने गाड़ी का वादा किया था। यह शादी मैं इसीलिए करना चाहती थी ताकि मोहल्ले भर के लोगों को मैं दिखा सकूं कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले दहेज में गाड़ी मेरे बेटे को मिली। खासकर मैं अपनी जिठानी को दिखाना चाहती थी। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह सोचने लग गया है सुमन की माँ। मुझे तो सोच कर ही शर्म आती है। तुम जानती हो उस लड़की का स्वभाव कैसा है? उस लड़की की पिछली सगाई क्यों टूटी? तुमने यह जानने की कोशिश की? सुमन के पिता ने हम दोनों को अपने तर्कों से चुप कराने की कोशिश की। आखिर मेरे अड़ियल स्वभाव और अजय के लाख समझाने पर भी सुमन के पिता ने कंचन के साथ शादी पक्की कर दी। कंचन ने हमें कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी थी। उसको घर में कोई सुख नहीं था, यह उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता था। नई नवेली दुल्हन में जो लुनाई और कमनीयता होती है,
वह हफ्ते 10 दिन में ही गायब हो चुकी थी। महीने भर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सालों से इस गृहस्थी को संभाल रही हो। उधर जब से मैं माधुरी को अजय से मिलवाया था, अजय तो जैसे माधुरी का दीवाना हो गया था। उसकी अदाएं, उसके लटके झटके अजय को जैसे मदहोश कर दिया करते थे, और यह दीवानगी शादी के बाद भी बनी रहे। कंचन सिर्फ उसकी पत्नी थी, लेकिन माधुरी उसकी प्रियतमा। उसने 1-2 बार मुझसे माधुरी से शादी न होने पर नाखुशी जाहिर की थी। धीरे धीरे मेरे दिमाग में माधुरी को घर में लाने की इच्छा सर उठाती जा रही थी। आखिर एक दिन मैंने निर्णय ले ही लिया, और अपने इस षड्यंत्र में मैंने अजय को भी शामिल कर लिया। सुमन और उसके पापा को एक शादी में सम्मिलित होने के लिए जाना था। वही दिन हमने अपने खतरनाक इरादे को पूरा करने के लिए चुना था। खाना बनाती हुई कंचन को उस दिन बहाने से अजय मेरे कमरे में ले आया, और पहले से तैयार खड़ी मैंने उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया। अजय ने उसको तीली दिखाने में देर नहीं की। बचाने के लिए जिस निगाह से कंचन ने हम लोगों को देखा था, उससे मुझे अंदर तक बेचैनी हो गई। हम दोनों भागकर बाहर गए और लोगों को बुला लाए, सबको दिखाने के लिए कि हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन असलियता क्या है यह कोई नहीं जानता था। हमने सबको बताया कि कंचन ने आत्महत्या की है। मेरे वकील भाई ने हम लोगों को जेल से छुड़ाने की सारी व्यवस्था कर ली थी। 2 महीने जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव से हम दोनों को छोड़ दिया गया। कंचन का बूढ़ा और गरीब बाप कब तक कोर्ट के चक्कर लगाता। लेकिन कंचन की मौत ने सुमन के पिता को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। कंचन के पिता उनके गहरे मित्र थे। 6 महीने के अंदर ही हृदयघात की वजह से वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। करीब 1 साल के बाद अजय और मेरा सपना पूरा हुआ, और माधुरी हमारे घर की बहू बन के आ गई। जिस दिन वह आई, दूल्हा दुल्हन ने पूजा का दीपक जलाया। सारे मेहमान घर में थे और हंसी ठहाके गूंजते थे। तभी पूजा के कमरे में निकलते धुएं ने सबका ध्यान खींचा। वह पहली बार था जब हमारे घर में आग लगी थी। माधुरी अकेली नहीं आई थी, उसके साथ इतना दहेज आया था कि मोहल्ले में हर एक की ज़ुबान पर इसकी चर्चा थी। लेकिन माधुरी का सिर्फ नाम ही माधुरी था। माधुरी नाम की उसमें कोई भी चीज़ नहीं थी। अगर स्वभाव अनुसार नाम रखा जाए, कर्कशा नाम रखने सर्वथा उचित होगा। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, और उसको किसी काम के लिए कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। 1-2 बार दबे शब्दों में मैंने अजय से इस बारे में कहना चाहा, लेकिन अजय ने यूं ही बात को हवा में उड़ा दिया। जिंदगी पुराने ढर्रे पे आ गई थी। मेरा सारा दिन घर के काम निपटाने में निकल जाता। इस बीच में आग लगने की घटनाएं होती रहती। उसके बाद तो यह सिलसिला जैसे चल निकला, और अब इस रोज़ रोज़ घर में आग लगने के सिलसिले से मैं परेशान हो चुकी थी। यह मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि जब भी कहीं आग लगती थी तो मुझे कंचन तो नहीं, वहाँ सिर्फ उसकी वो आंखें दिखाई देती हैं, जैसे कह रही हूँ, बहुत शौक है ना तुम्हें आग लगाने का। ये वही आंखें हैं जो आग से बचने के लिए उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। आज दीपावली का त्यौहार है। माधुरी की पहली दिवाली होने की वजह से घर को बहुत खूबसूरत सजाया गया था। मैं पूजा की तैयारियों में लगी हूँ। पूजा करने से पहले थोड़ा पूरियाँ तल लेती हूँ। पूजा करते ही सबको भूख लग जाती है। सोचकर मैं माधुरी का आवाज़ देती हूँ। छमछम करती हुई माधुरी नीचे आ जाती है। उसको देखकर मैं उसकी बलाएं लेती हूँ, लेकिन यह क्या, माधुरी के पीछे एक जोड़ी आंखें दिखाई देती हैं। शरीर नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, हूबहू वही आंखें। मैं सहम कर पीछे हट जाती हूँ। मेरी हालत से बेखबर माधुरी ने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी है। अपने पल्ले को लहराती हुई गोल गोल घूमकर मुझे दिखाती है और पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही वह गोल गोल घूमती है, उसका हाथ गैस पर रखी कढ़ाई के चमचे पर लगता है और सारा तेल छिड़क कर हम दोनों के ऊपर आ गिरता है। गैस से पूरी रसोई में आग की लपटें उठ रही हैं। मैं चीख कर बाहर भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन आँखों ने जैसे जकड़ लिया है। माधुरी एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। मैं जलती जा रही हूँ, जलती जा रही हूँ।
वहीं आंखें मुझे अब भी घूर रही हैं। मेरे शरीर से मांस के लोथड़े पिघल पिघल कर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उन आंखों का भाव एकदम बदल गया। अब वो याचक नहीं बल्कि अट्टहास कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय देने के लिए कमेंट करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।